मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, विद्यावन महिला कॉलेज सिवान एवं काउंसलर NOU पटना। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हम लोगों ने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था और हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद किस प्रकार से एक आयोग के शासक हुए और वो आए और उनके समय में जो है शासन की व्यवस्था चरमराती गई और अंततः जो है तैमूर का आक्रमण होता है। और तैमूर के आक्रमण के समय ही जब तैमूर दिल्ली पर आक्रमण करता है, काफ़ी लूटपाट मचाता है और अंततः जाते हुए तैमूर लंग जो है वह अपना जो है खिज्र खां जो है उसके इस लूटपाट में मदद करता है और वह खिज्र खां को जाते हुए 3 जगह का सूबेदार नियुक्त करता है और वह था जगह मुल्तान, लाहौर और दयालपुर जो कि सिंध का क्षेत्र था। तो ये इन 3 जगहों पर जो है जाते हुए तैमूर जो है खिज्र खां को अपना सूबेदार नियुक्त करता है, उनको सूबेदारी मिलती है और वह जो है खिज्र खां उनको राजस्व जमा करके लोगों से वसूल करके तैमूर को ससमय सौंपते जाता है, पहुंचाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यही खिज्र खां जो है वह सैयद वंश की स्थापना करता है और सैयद वंश की स्थापना जो है खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में की जाती है और यह सैयद वंश जो है वह 1451 ईस्वी तक चलता है। और ये आप देखेंगे तो काफ़ी कम समय का शासनकाल है। यह तकरीबन आपका 35-36 साल ही महज यह शासन जो है सैयद वंश का चल पाता है। यदि सल्तनत काल का हम देखें तो ये सबसे छोटा वंश था, छोटे काल का वंश था। और खिज्र खां जो इनके संस्थापक थे उनका शासन काल हम देखें तो 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। और जो तुगलक वंश चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही हम देखते हैं साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है यह साम्राज्य का विघटन है जो जारी रहता है। और हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है कई छोटे छोटे राज्य जो है वह स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और इस प्रकार से जो है तैमूर का आक्रमण जो है पुनः विशाल साम्राज्य को नष्ट कर देता है और खिज्र खां जो है सैयद वंश की स्थापना करते हैं परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए। चूंकि तुगलक वंश के जो शासक थे, अंतिम शासक, वो काफी अयोग्य थे। उस परिस्थिति का फायदा खिज्र खां जिसे तैमूर ने मुल्तान, लाहौर और दयालपुर जो सिंध का क्षेत्र था वहां का सूबेदारी सौंपी थी, तो वह फायदा उठाता है और सैयद वंश की स्थापना करता है 1414 ईस्वी में। यह खिज्र खां जो है स्वयं इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे, पैगंबर, उसका वंशज अपने आप को मानते हैं खिज्र खां। और उसके अलावा चूंकि इनके पूर्वज जो थे वो अरब से आए थे खिज्र खां का, लेकिन इनके पास कोई प्रमाण नहीं था इस बात का। खिज्र खां जो है हर जगह जाके ढिढोरा पीटते हैं कि मैं जो है इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं, पैगंबर, उनके वंशज से हूँ, लेकिन इसका कोई प्रमाण जो है उनके पास ऐसा नहीं था। और हम पहली बार देखें तो सल्तनत काल में जो है यह शासन करने वाला ऐसा वंश था सैयद वंश जो शिया मत का मानने वाला था। यानी इससे पूर्व जो है, जैसा आप जानते होंगे कि शिया और सुन्नी 2 मत होते हैं मुसलमानों में, तो यह शिया वंश का ये सल्तनत काल का पहला शासक था, पहला वंश था यह सैयद वंश। और ये खिज्र खां जो शासन करता है वह तैमूर के जो पुत्र होते हैं शाहरुख
उसके उसको जो है अपना प्रतिनिधि बताते हैं। मतलब वो कहते हैं लोगों की कि जो तैमूर का पुत्र है शाहरुख, मैं उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा हूँ। तो उसके प्रतिनिधि के रूप में वह शासन करता है, अपने आप को पेश करता है। और खिज्र खां ने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम था रैयत-ए-आला। रैयत-ए-आला की उपाधि जो है खिज्र खां वो धारण करते हैं। और ये ऐसे एक सुल्तान हैं खिज्र खां, जो अपने आप को जो है, बड़ी हंसी आती है खिज्र खां पर कि वो अपने आप को सुल्तान भी नहीं मानते हैं, खुद भी अपने आप को सुल्तान नहीं मानते हैं, ऐसे ये खिज्र खां थे। दूसरी बात इनके बारे में देखें कि इन्होंने जो सिक्का चल रहा था तुगलक के समय में, वही सिक्के चलते रहे। इन्होंने अपने नाम से या अलग कोई सिक्के प्रचलन में खिज्र खां नहीं लाए। और जो है जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक देखें, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, तो वह भी जो है अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से जो है खिज्र खां भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं करता है। और पुनः हम देखें तो ये खिज्र खां की जो मृत्यु है वह 20 मई 1421 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात यूं कहा जाए कि 7 साल का महज शासन ये खिज्र खां का रहता है, और विशेष कोई उपलब्धि भी इनकी नहीं रहती है, और इनका शासन जो है समाप्त हो जाता है। पुनः हम देखें तो खिज्र खां का जो पुत्र होता है वह मुबारक शाह गद्दी पे बैठता है और बागडोर संभालता है। और उनका जो शासन काल होता है वह 1421 ईस्वी से 1439 ईस्वी तक का शासन काल होता है। यानी हम देखें तो सैयद वंश में ये मुबारक शाह जो होते हैं खिज्र खां के पुत्र, वो कुछ ज़्यादा अवधि तक शासन करते हैं। यानी इसका शासन जो होता है लगभग आपका 18 साल का ये शासन मुबारक शाह का होता है। और पुनः हम देखें तो मुबारक शाह जो है एक योग्य सैयद वंश के जो थे वह एक योग्य शासक के रूप में उभरते हैं। एक योग्य शासक जो थे वो मुबारक शाह थे। और ये मुबारक शाह जैसा आपने देखा कि खिज्र खां जो है सुल्तान भी अपने आप को नहीं मानता है, सिक्के भी नहीं चलाता है, तो ये इसके उलट करता है। मुबारक शाह जो योग्य शासक था खिज्र खां का, वह जो है सुल्तान की उपाधि भी धारण करता है, सिक्के भी चलवाता है, और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाता है। अपने नाम का खुतबा भी ये पढ़वाता है मुबारक शाह। और मुबारक शाह के समय में हम देखें तो कई विद्रोह जो है उनके शासनकाल में होता है, उनके क्षेत्र में होता है, और ये सफलतापूर्वक सारे विद्रोह को जो है दबाते हैं मुबारक शाह। और पुनः देखें तो मुबारक शाह ने एक नए शहर की स्थापना की थी जिसका नाम था मुबारकबाद। और यह जो शहर था वह यमुना नदी के तट पे बसाया गया था। और मुबारक शाह पर एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिससे उनके बारे में, मुबारक शाह के बारे में जानकारी मिलती है, जो सैयद वंश के दूसरे शासक थे। और यह पुस्तक जो था वह तारीखे मुबारक शाही पुस्तक थी। और जिसके जो लेखक थे वह याहिया बिन सरहिंदी इसके लेखक थे, जिसमें मुबारक शाह के बारे में वर्णन किया गया है। और ये जो याहिया बिन सरहिंदी थे वह मुबारक शाह के ही संरक्षण में रहते थे, इसलिए उन्होंने उनके बारे में लिखा है तारीखे मुबारक शाही में। और पुनः देखें तो उनका जो वजीर था वह सरवर उल मुल्क जो था वह वजीर था मुबारक शाह के समय में। और यह सरवर उल मुल्क जो है एक संगठन बनाता है, एक संगठन की स्थापना करता है। वो जो है चूंकि
हाँ, पुनः जो हम देखें तो हम मुबारक शाह को देख रहे थे। तो मुबारक शाह जो है वह उनकी जो है 1439 ईस्वी में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के लिए जो है एक जाल रचा जाता है। उनके जो वजीर होते हैं, वजीर सरवर उल मुल्क जो उनके मोहम्मद शाह के वजीर होते हैं, वह एक संगठन बनाते हैं जिसमें एक सिद्धपाल भी होते हैं। और यह जो संगठन बनता है वजीर सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में, वह हिंदू और मुस्लिम जो आमीर होते हैं उनका एक दल होता है, एक संगठन होता है षड्यंत्र करने के लिए। और उनके वो संगठन जो बनता है उसके सिद्धपाल नाम के एक व्यक्ति होते हैं। वह 19 फरवरी 1434 ईस्वी में 19 फरवरी 1434 ईस्वी में जो है वो उनकी हत्या कर देते हैं। 1434 ईस्वी में। तो इस प्रकार से हम देखें तो यह योग्य शासक जो था मुबारक शाह, उसकी हत्या जो है सिद्धपाल 19 फरवरी 1434 ईस्वी को कर देते हैं। और यह जो सैयद वंश का दूसरा शासक होता है योग्य शासक मुबारक शाह, उनकी भी हत्या हो जाती है, उनका शासन खत्म हो जाता है। और पुनः जो है शासक आता है मोहम्मद शाह का शासन, जो तीसरा शासक होते हैं सैयद वंश का, उनका शासन 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी था, जो फरीद खां का पुत्र था। यानी जो ये मोहम्मद शाह थे उनके पिता का नाम फरीद खां था। और ये जो थे वो मुबारक शाह का दत्तक पुत्र भी थे, ये मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को हम देखें तो यह तीसरा जो ये शासक था इस वंश का, सैयद वंश का, वह काफ़ी अयोग्य शासक था और ये कठपुतली की तरह काम करता था। और उसके समय में जो है साम्राज्य का पतन तेजी से जो है अग्रसर होता है, पतन की ओर साम्राज्य जाता है। और यह जो है उस समय सरवर उल मुल्क जो जिन्होंने हत्या की थी आपका मुबारक शाह की, वो जो है मुख्य बन जाता है वास्तविक सत्ता का। वास्तविक जो है शक्ति जो है वो सरवर मुल्क के हाथों में आ जाती है। और ये जो मोहम्मद शाह हैं जो शासक बनते हैं तीसरे, वो सरवर उल मुल्क को एक उपाधि प्रदान करते हैं, खान-ए-खां अथवा खान-ए-खां की जो है उपाधि जो है वह, या खान-ए-जहां, खान-ए-खां या खान-ए-जहां की उपाधि जो है वजीर सरवर उल मुल्क को प्रदान किया जाता है मोहम्मद शाह के द्वारा। पुनः जो है जो लोग भी जो है एक संगठन आपने देखा था कि वजीर ने बनाया था और जो शासक थे आपका मुबारक शाह, उनकी हत्या की गई थी। तो इस कार्य में जो भी लोग उनके साथ दिए थे उन लोगों को वो कुछ न कुछ पुरस्कार देते हैं, सरकारी पद देते हैं। और उसी में से एक होते हैं मीरान शूद्र को एक उपाधि प्रदान करते हैं। उस उपाधि का नाम था मोइनुल मुल्क। तो मोइनुल मुल्क की उपाधि देते हैं वो मीरान शूद्र को। और उसके बाद जो है क्या होता है कि जो पहले जो शासक थे मुबारक शाह, उनके भी कुछ समर्थक होते हैं और वह समर्थक जो है इसका बदला लेने के लिए वजीर जो होते हैं सरवर उल मुल्क, उससे बदला लेने का ठानते हैं और एक योजना बनाई जाती है उनकी सरवर उल मुल्क की हत्या की। और जो शासक होते हैं मोहम्मद शाह, उसको और विरोधियों को किले में बुलाते हैं। और जो पूर्व के शासक के समर्थक होते हैं कमाल उल मुल्क, जिसे मोहम्मद शाह ने वजीर नियुक्त किया था, वह जो है सरवर उल मुल्क की हत्या कर देते हैं किले में। और बाहर में, किले के बाहर जो है अलग तरह की चर्चा हो जाती है और विभिन्न भागों में जो है विद्रोह और तरह तरह की बातें शुरू हो जाती है। जौनपुर में हम देखें तो इब्राहिम सरकी जो हैं
सल्तनत काल के पूर्वी भागों पर हमला कर देते हैं। वहीं मालवा के शासक जो है महमूद भी दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं और योजना बना के आगे बढ़ते हैं। और उसी समय जो है अफगान बहलोल लोदी जो मोहम्मद शाह का है साथ देते हैं, अफगान बहलोल लोदी। और वह जो है सिंध और लाहौर का एक शक्तिशाली सूबेदार था। तो हम देखते हैं कि जौनपुर और मालवा जो आक्रमण करता है इस मोहम्मद शाह पर, तो उसका साथ जो है बहलोल लोदी देते हैं, और जो कि सूबेदार थे सिंध और मुल्तान का, सिंध और लाहौर का वो ये जो है वहाँ पर सूबेदार रहते हैं, शक्तिशाली सूबेदार। और जैसे ही जो है बहलोल लोदी आते हैं मदद के लिए मोहम्मद शाह को, तो जो मालवा का शासक होता है वह जो है महमूद वह भाग खड़ा होता है। मालवा का शासक महमूद जो है भाग खड़ा होता है। और ये अफगानी जो बहलोल लोदी था उसको मोहम्मद शाह जो है अपना पुत्र की तरह मानता है, पुत्र कहकर पुकारता है, और उनको एक उपाधि भी प्रदान की जाती है, खान ए खाना या खान ए जहां की उपाधि प्रदान की जाती है। और इसी विकट परिस्थिति में हम देखें तो मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है 1445 ईस्वी में। और जो अगला शासक बनते हैं वह अलाउद्दीन आदिल शाह बनते हैं, जिनका शासन जो काल होता है वह 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक होता है। और यह अयोग्य शासक थे। अमीर एवं मालिकों ने जो है उनको बनाया था, अलाउद्दीन आदिल शाह को जो है वह शासक नियुक्त किया था, शासक बनाया था। और अलाउद्दीन आदिल शाह जो अंतिम शासक होते हैं सैयद वंश के, वो अयोग्य होते हैं। और वो क्या करते हैं, उनका जो है वजीर हमीद का जो थे उनसे झगड़ा हो जाता है, और वो जो है वहाँ से दूसरे जगह बंदायूं चले जाते हैं, और वहाँ पर बंदायूं में अस्थायी रूप से बस जाते हैं। चूँकि ये जो शासक थे अलाउद्दीन आदिल शाह पूर्व में जो है सर्वप्रथम जो है वह बंदायूं में ही वहाँ का सूबेदार रहते हैं। तो वहीं पर वो जाके बस जाते हैं, और वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी, उनकी जो पत्नी होती है, उनके दो भाई होते हैं, शाहनाए शहर एवं आमिर कोयथे और शाहनाए शहर को वो दिल्ली का शासन जो है बांट देते हैं, विभक्त कर देते हैं। और दोनों में भाइयों में जो है झगड़ा प्रारंभ हो जाता है, और शाहनाए शहर देखें तो मारा जाता है, और अमीर कोयथे को भी जनता मार देती है। और इस प्रकार से देखें तो 1450 ईस्वी में बहलोल लोदी जो है शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाल लेती है, चूँकि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी। और जो है उसका फायदा उठाते हुए बहलोल लोदी 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल लोदी शासक बनते हैं और लोदी वंश की स्थापना करते हैं। तो इसके बाद इस प्रकार से हम देखते हैं कि खिज्र खां किस प्रकार से सैयद वंश की स्थापना करता है। और यह जो सैयद वंश है काफ़ी एक छोटा सा वंश होता है, और यह 1414 से प्रारंभ होकर 1451 में समाप्त हो जाता है। और बहलोल लोदी जो अंतिम शासक को मदद किए थे, ये आपका मोहम्मद शाह को पुनः जो है परिस्थितिवश जो है फायदा उठाकर और वो जो है शासक बन जाते हैं 19 अप्रैल 1451 को, और लोदी वंश की स्थापना करते हैं। और आगे के जो वीडियो है उसमें हम लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे, और तत्पश्चात जो है मुगल की स्थापना आ जाएगी बाबर। तो इस प्रकार से ये आपका जो है सैयद वंश समाप्त होता है। और स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसे काफ़ी मेहनत से बनाया है। तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों में। जो भी छात्र बीए पढ़ रहे हों या अन्य तैयारी भी कर रहे हों, कंपटीशन का, बीपीएससी, एसएससी इत्यादि एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उनको आप शेयर करें।
और बीए की कक्षा के भी छात्रों इसका भरपूर फायदा उठाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।